दोस्तों नमस्कार। 20 बरस पहले इस देश में शाइनिंग इंडिया का नारा लगा था। जनता को वो नारा रास नहीं आया तो उसने सत्ता ही पलट डाली और 20 बरस के बाद भारत यानी मोदी के भारत का जिक्र हो चला है और समूची सरकार 25 बरस के बाद भारत कैसे विकसित राष्ट्र के तौर पर हो जाएगा इसके सपने संजोने लगी है। उसे कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में कहीं रेल एक्सीडेंट हो रहा है, आज की तारीख में इस देश के भीतर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, इस देश में मौजूदा वक्त में राशन की क्या स्थिति है, इस देश के भीतर में किसान मजदूर की क्या स्थिति है, इस देश के भीतर में बढ़ता हुआ नेटवर्थ वह भी कॉरपोरेट का, और दूसरी तरफ इस देश में आम लोगों की घटती हुई आय यानी असमानता अगर चरम पर है, सरकार बेफिक्र है क्योंकि उसने उस कागजों को हाथ में ले लिया है और नीति आयोग हो या इस देश के 11 मंत्रालयों से जुड़े हुए नौकरशाह हों, सभी बताने में लग गए हैं कि 2047 में भारत कितना महान होगा। इस दौर में कोई जानकारी आप तक नहीं आएगी, चाहे आप खुले आसमान तले खड़े हो जाइए या हरियाली के बीच रहिए, नहीं बताया जाएगा इस देश के भीतर इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। खबरें छुपाई जाती है, खबरें दबाई जाती हैं, जानकारी छुपाई जाती है, लेकिन पूरा सिस्टम ही अगर ये बना दिया जाए कि आपको उस तरफ देखना ही नहीं है तो चीजें दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होता है। और छुपाना और दबाना नहीं होता है, बल्कि पूरा सिस्टम ही उस विकसित राष्ट्र के लिए जीने लगता है जो कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा। 2047 प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 97 ईयर्स की होगी। इस वक्त इस देश के गृह मंत्री जो मौजूदा वक्त में है वह उनसे तकरीबन 14 साल छोटे हैं, तो उनकी उम्र भी 80 प्लस में होगी। लेकिन जो पीढ़ी मौजूदा वक्त में यह सोच रही है कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए और जिन खबरों को नहीं दिखाया जाता है और सरकार का झूठ इस दौर में गायब कर दिया जाता है, इस जादूगरी का कोई एहसास क्या आपको है या नहीं है। आज हम उस डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आप समझ गए तो समझ जाइए कि क्या कुछ इस दौर में एक जादूगर प्रधानमंत्री छुपा रहा है, गोदी मीडिया दबा रहा है और कोई जानकारी आप तक नहीं, जबकि भारत में चाहे वो नेहरू का काल हो या इंदिरा का काल हो या वीपी सिंह का दौर हो या चंद्रशेखर का दौर हो या राजीव गांधी का दौर हो या मनमोहन सिंह का ही दौर क्यों ना हो, ये खबरें अगर उस दौर में निकल कर आती, लोगों के सामने आती, सरकारें पलट जाती। लेकिन इस दौर में सरकार पलटना तो दूर की बात है। परिस्थिति क्या है? नीति आयोग लगा है कि मौजूदा वक्त में अगर 3.4 ट्रिलियन डॉलर है तो 25 बरस के बाद वो 30 ट्रिलियन डॉलर कैसे होगा। और कमोवेश इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, भारत विश्व बाजार में उसकी कैसे गूंज होगी, उसमें कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, सब कुछ बताया जाएगा। सिर्फ 2 महीने इंतजार कीजिए। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ उससे पहले वो बात जिन लोगों से करेंगे इस विकसित राष्ट्र को लेकर, हमें लगता है 1 दर्जन नाम आज आपको जानने चाहिए। और सोचिए किन लोगों के साथ सरकार अब बैठने वाली है और आने वाले वक्त में विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सुंदर पिचई जो सीईओ हैं गूगल के, एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, नंदन नीलेकणी जो इन्फोसिस से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है वहाँ के, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, इंदिरा नुई जो कि इससे पहले पेप्सिको में सीएफओ हुआ करती थी, आनंद महिंद्रा ग्रुप के हैं, केवी कामत बैंकर हैं, कैलाश सत्यार्थी जिनको कि पुरस्कार दिया जा चुका है नोबेल का, अजय बंगा जो वेस्ट यानी वर्ल्ड बैंक के जो कि प्रेसिडेंट हैं, सीएस घोष जो बैंकर हैं। इन तमाम लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी यानी नवंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट इस देश के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि 2 जून को जब 2 ट्रेन टकराई थी बालासोर में, तब ये सवाल खड़ा हुआ था कि एंटी कॉलिजन सिस्टम इस देश में है या नहीं है। सरकार ने कहा है, जनता ने पूछा उसके बाद भी ट्रेन क्यों टकरा गई और 275 लोगों की जान चली गई, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उसके बाद 10 अक्टूबर को दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो गुवाहाटी जा रही थी उसकी 21 बोगियां पटरी से उतर गई।
4 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आगरा से पतालकोट जा रही में 3 कोच जलकर खाक हो गए, कई लोग घायल हो गए, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और 24 घंटे पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेन फिर से टकराई और प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री को फोन किया, अश्वनी वैष्णव जी को, और कहा हर संभव मदद दे। जिम्मेदारी किसी की नहीं, परिस्थितियां ऐसी अनुकूल है, ये तमाम खबरें धीरे धीरे गायब हो जाती है, कहीं आपको दिखाई देगी नहीं। तो इस देश के भीतर का क्या है? इस देश के भीतर का सच अभी भी वही खेती है, वही एग्रीकल्चर है जो इस देश की रीढ़ नहीं है बल्कि जीवन दायिनी है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां का सच देखिए तो 60% लोग खेती से ही कमाते हैं, खाते हैं, परिवार चलाते हैं। और इस दौर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बंटाधार किया गया, वो सच भी अब छुपा लिया गया। पहले तो दुहाई दी जाती थी कोविड काल की, अब तो उसको पूरे तरीके से छुपा लिया गया। और स्थिति यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ 10% भी मजदूर नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों। और दूसरा सच यह है कि कंस्ट्रक्शन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो तकरीबन 9 से 12% लोग हैं। और इस कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगा हुआ है वो पॉलिटिशियंस का पैसा लगा हुआ है। जिम्मेदारी किसी की नहीं है, खबर आपको कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। तो एग्रीकल्चर पर टिकी हुई इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ में लगभग 63% मजदूर खेती से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश में 60%, राजस्थान में 55%, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का भी अगर जिक्र कीजिएगा तो यहाँ भी 50 से 60% के बीच लोग खेती पर ही निर्भर हैं। लेकिन 2047 का जो विजन सरकार के जहन में आ गया और उसे पूरी दुनिया को बतलाना है कि भारत सबसे बड़ा बाजार कैसे है, तो उसमें कहीं पर भी खेती से जुड़े लोगों का जुड़ाव नहीं होगा, इस देश की मजदूरी से जुड़े लोगों का जिक्र तक नहीं होगा। इसीलिए हमें लगता है कि आज इस बात का जिक्र करने की जरूरत है कि राहुल गांधी कल जब छत्तीसगढ़ में थे तो सुनिए वो क्या कह रहे थे। खुले तौर पर ऐलान कर रहे थे कि जितना पैसा इस देश में कॉरपोरेट यानी अडानीज तक को दिया जाता है, उतना पैसा मैं अगर आ गया केंद्र में तो बदल दूंगा परिस्थिति, और छत्तीसगढ़ में तो सत्ता में आते ही इतना पैसा दिया जाएगा जितना वो कॉरपोरेट को देते हैं। इस छोटे से हिस्से को सुनिए। जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देगा ना, उतना पैसा मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारी को दूंगा। और अभी कमी क्या है? अभी दिल्ली में सरकार नहीं है, अभी हम काम छत्तीसगढ़ में करेंगे, मगर जिस दिन दिल्ली की सरकार आ गई ना, फिर देखना क्या होता है। मजाक बना रखा है। देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है। ऐसा लगता है कि भैया देश में बस 2-3 लोग हैं, अदानी जी हैं और कोई है ही नहीं। तो जितना पैसा वो उसको देंगे, लिख के ले लो, उतना पैसा मैं आपको दूंगा। सवाल है, क्या ये राजनीतिक तौर पर उछाला गया एक नारा है जिसे राहुल गांधी ने उछाल दिया, या पहली बार महसूस किया जा रहा है कि दरअसल इस देश की इकोनॉमी और इस देश के भीतर में जो पैसा बांटने की प्रक्रिया है उसमें आम लोगों को शामिल अभी तक क्यों नहीं किया गया। लेकिन फिर उसके आगे निकलिए, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस दौर में तमाम चीज़ें कैसे छुपा ली जाती हैं, इस देश के शेयर बाजार पर मौजूदा वक्त में क्या स्थितियां हैं, और ख़ास तौर से इजराइल हमास युद्ध के दौर में और अमेरिका में बढ़ते हुए इंटरेस्ट के मद्देनज़र भारत में जो विदेशी पैसा शेयर बाजार में, जिसको एफपीआई कहते हैं, 2 महीने के भीतर 35,000 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। क्या सरकार ने बताया या मीडिया के जरिए ये बात सामने आई कि स्थितियां धीरे धीरे शेयर बाजार में भी नाजुक होंगी? सरकार ने क्या इस बात की जानकारी दी कि इस देश के 10 सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म्स जो हैं उन तमाम जगहों से लोगों को निकाला जा रहा है और 51,000 से ज़्यादा नौकरियां इस दौर में चली गई हैं? उसमें चाहे टीसीएस हो, चाहे कॉग्निजेंट हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एचसीएल हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टेक महिंद्रा हो, चाहे एलेमेंट्री हो,
तमाम जगहों से देखिए तो इन्फोसिस में लगभग 14,470 लोगों को निकाला गया। नारायण मूर्ति की ये कंपनी है जो कहते हैं कि हफ्ते भर में 70 घंटे काम करने चाहिए। उस देश में, जिस देश में बेरोजगारी चरम पर है और 2014 की तुलना में युवा बेरोजगारी जो है 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन बताएगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन जब उसको छुपा लिया गया? तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार खड़ा करती है और उसका प्रचार करती है, जब वह भी छुपाया जा रहा है तो फिर इसके बाद चीजें बताएगा कौन? और सरकार अगर चकाचौंध देख रही है तो मतलब इसके क्या होंगे? हमें लगता है एक नजर और आपको रखनी होगी। यह नजर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जिस पर कल से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश की 3 बड़ी संस्थाओं ने सीधे सीधे उंगली उठाई थी। आरबीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने। तीनों ने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा, तीनों ने कहा था ब्लैक मनी से व्हाइट मनी हो जाएगी, तीनों ने कहा था विदेशी चंदा रोकने वाला कानून बेकार हो जाएगा, तीनों ने कहा था कि राजनीति को विदेशी कंपनियां प्रभावित कर सकती है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इस दौर में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल यहां तक कल कह गए कि इस देश के नागरिकों को कोई हक नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का चंदा किस सोर्स से आता है उसको वो जान सके। क्या किसी भी मीडिया हाउस ने इस बात का जिक्र किया आपसे कि सरकार कह रही है कि अब नागरिकों को कोई जरूरत नहीं है वो कहां से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी लेती है? अगर उसके शब्दशः सुनिए तो नागरिक को सूचना के अधिकार के तहत पार्टियों की फंडिंग जानने का अधिकार नहीं। यह स्कीम किसी भी व्यक्ति के मौजूदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती और यह क्लीन मनी के डोनेशन को बढ़ावा देती है। इससे डोनर अपने टैक्स के दायित्व को निभाएगा। और तो और स्थिति इतनी नाजुक है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अटॉर्नी जनरल के जरिए चेताने से नहीं चूक रही है। और खुले तौर पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी डोमेन में वो ना आए तो अच्छा है, और आएगा तो फिर मुश्किल होगी। सरकार के इस नजरिए को जब आप समझना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल और आए, क्या वाकई सरकार 25 बरस के बाद इस देश की स्थिति क्या होगी अब उसी पर काम कर रही है? जी नहीं, काम कर रही है मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के भीतर में लोगों की जिंदगी जीने की मुश्किल, इस देश के भीतर में सरकारी सिस्टम का फेल होना और गवर्नेंस के तौर पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने तैयार किया, अगर वहां पर वह फेल होती है तो उन तमाम चीजों को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचने से रोका जाए। यानी नहीं बताना है, कोई जानकारी नहीं देनी है। ऐसी स्थिति में भारत की मौजूदा सत्ता आकर खड़ी हो गई और गोदी मीडिया उसके साथ खड़ा है, तो फिर आप किस मुद्दे के आसरे किन बातों पर चर्चा करेंगे? हमें लगता है कुछ तथ्य और जानने चाहिए। इन तथ्यों को इस रूप में भी समझिए कि जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय है, मौजूदा वक्त में दुनिया के बाजार में वो आय ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही आप कॉरपोरेट या पूंजी जिनके पास है उनको और इस देश की बहुसंख्य जनता को अलग अलग हिस्सों में लेते हैं तो मौजूदा वक्त में इस देश के 80% लोगों की आय जो 1940-42 में हुआ करती थी उसके बराबर पहुंच गई है। इतनी असमानता इस देश के भीतर में है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस जानकारी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो ये बताने की स्थिति में आ रहे हैं कि 2047 में प्रति व्यक्ति आय $17,590 होगी। मौजूदा वक्त में वो $2,000 भी ना हो पा रही हो तो चिंता मत कीजिए। आप 25 बरस के बाद के उस भारत को देखिए जिसको बनाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? उसके आगे अगर देखिएगा तो जो जीडीपी जिसको ग्रोथ हम कहते हैं, जो सरकार अपने तौर पर परोस रही है, हमें लगता है कि कुछ अतीत के पन्ने खोलने चाहिए। जब सरकार जिक्र करती है कि देखिए हम इतना आगे बढ़ गए और आने वाले वक्त में और कमाल कर देंगे, तो 2004 में जब शाइनिंग इंडिया का नारा इस देश में लगाया जा रहा था, उस समय भारत की जीडीपी $709 बिलियन की थी। और जब मनमोहन सिंह की सरकार आखिरी सांस ले रही थी 2014 में, तो उसमें लगभग $1,331 बिलियन का इजाफा हो गया था, यानी 188%
बढ़ गए थे और जीडीपी हो गई थी 2040 बिलियन डॉलर। और मौजूदा वक्त में जब मोदी सत्ता का जो भारत है, जो चकाचौंध की परिस्थितियों को लगातार परोसना चाह रहा है, उस दौर में 3,300 बिलियन डॉलर यानी 65% का इजाफा मनमोहन काल से मोदी काल तक और अटल बिहारी वाजपेयी काल से मनमोहन सिंह के काल में 188% का इजाफा। लेकिन अतीत की इकोनॉमी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त के ढोल बड़े मजबूत हैं। उसके भीतर अगर और आप जाएंगे तो 2014 में भारत ने जो कर्ज लिया हुआ था वो 58 लाख करोड़ का था। मौजूदा वक्त का जो लोन लिया हुआ है भारत ने वह 158 लाख करोड़ का है, यानी 100 लाख करोड़ और बढ़ गए। जीडीपी के लिहाज से भी लगभग 6 से 7% ज्यादा हो गया जो कर्ज में डूबा हुआ भारत है। मतलब क्या है? मतलब इससे भी नहीं समझ में आएगा। इसको और आगे ले चलिए। क्यों खबरें छुपाई जा रही हैं? क्यों नहीं बताया जाता है सच? और क्यों सरकार 2047 में जो विकसित राष्ट्र होगा उसको लेकर कपोल कल्पना के तौर पर लोगों के सामने सब चीज परोस रही है? जो आज की उम्र में 25 साल का बेरोजगार होगा उसकी उम्र उस समय 50 साल होगी, रिटायरमेंट के नजदीक होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में ही उसको रिटायर जब कर दिया गया है यह कहकर कि अब हम नौकरी नहीं देते हैं, अब हम मुद्रा योजना के जरिए पैसे बांटते हैं। और पैसे जो बांटे गए लाखों करोड़ रुपए, 43 लाख करोड़ रुपए इस देश के भीतर में कहां गए कोई नहीं जानता है। लेकिन यह बात जांचेगा कौन, परखेगा कौन? कोई नहीं। क्योंकि जब आप युवा बेरोजगारी का जिक्र करेंगे तो मोदी काल में 2014 की तुलना में यह तिगुनी हो गई, यानी 15 से 29 साल के उम्र के जो युवा हैं उनके भीतर की बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा हो गई। उस समय अगर 10% थी तो आज 30% है, और उस समय अगर 15% थी तो आज 45% है, तो आज 45% है। यह सच है। इस देश के भीतर का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो किसी भी देश की पहचान होती है, उस पहचान को अगर जिएगा तो योगदान उसका 17% 1991 से चला आ रहा था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई। लेकिन पता नहीं कौन सा जादू इस दौर में हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घटकर 12.5% पर आ गया। जीडीपी में योगदान उसका कम हो गया। हर साल 75 लाख रोजगार 2004 से 2014 के बीच जो खेती से हटकर थे इस देश में दिए गए। इस दौर में मोदी काल में ये घटकर 28 लाख पर आकर टिक गया। यहां भी लगभग 50 लाख के लगभग कमी आ गई। जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी की नहीं होगी। जीडीपी लगातार 8% के हिसाब से बढ़ रही थी, प्रति व्यक्ति आय 6.7% के लिहाज से बढ़ रही थी। वही जीडीपी एवरेज घटकर 4% पे आ गई। जो प्रति व्यक्ति आय है वो धीरे धीरे घटते घटते 1-2% और कुछ दौर में नेगेटिव की स्थिति में लाकर इस देश को खड़ा कर गई। जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इसीलिए रेल दुर्घटना अगर उड़ीसा में हुई, बालासोर में हुई, 275 लोगों की मौत हो गई, सरकार का पूरा सिस्टम फेल कर गया, उस समय भी अगर आवाज मीडिया ने नहीं उठाई, चीजों को दबा लिया, तो देखिए उसके बाद की परिस्थिति। और होते होते कल फिर आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन टकरा गई। जिम्मेदारी किसी की नहीं है। देश कैसे चले और देश कैसे चल रहा है, यह दोनों अगर देश चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में ही परिभाषा गढ़ने की ताकत होगी तो बचेगा क्या और आपके सामने चीजें आएंगी क्या? आखिर के हमको लगता है 4-5 सवाल जो इस देश के भीतर के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसे आपको समझना होगा। इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही नहीं, अगर इस देश की तमाम इकोनॉमी के भीतर खेती को आप निकाल दीजिए तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी। इस देश का लगभग 8% तबका है जो इस देश के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उत्पादन कर रहा है। और इसीलिए भारत को एक्सपोर्ट, जो भारत माल करता है, उससे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने यहाँ उत्पादन कर पाने की स्थिति में आ नहीं पा रहे हैं। जिस कंस्ट्रक्शन का हमने जिक्र किया, वो कंस्ट्रक्शन जिस रूप में चाहे पुलों के तौर पर बन रहा हो या सरकार अपने तौर पर जहां भी कर रही हो,
अगर उस हिस्से को माइनस कर दीजिएगा तो एक झटके में इस देश के भीतर में इतना आक्रोश और लोगों के भीतर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि तकरीबन 12% लोग उसी काम से जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, वही रोजी रोटी एक तरीके से चीज़ों को चला रही है। यानी एक तरफ सरकारी कंस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ सरकारी गरीब कल्याण योजना। भारत यहां पर आकर खड़ा होगा, क्या आजादी के वक्त भी किसी ने यह कल्पना की होगी? प्लानिंग कमीशन जब पहली बार बना 50 के दशक में, तो पहले भाषण में राजेंद्र प्रसाद हो या नेहरू हो, उनका आर्गुमेंट यही था, इस देश के हाशिए पर पड़े तबके और जिले और वहां को मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी प्लानिंग की जाएगी 5-5 बरस की, वह सरकार किसी की भी रहे, उस सरकार को उस लाइन पर चलना होगा। और हुआ यही, सरकारें आई गई लेकिन प्रधानमंत्री बदलते गए, लेकिन इकोनॉमी का ढांचा चलते रहा। लेकिन पहली बार उस इकोनॉमी में ब्रेक, वह भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ब्रेक, और कोर सेक्टर जो है, 8 कोर सेक्टर जो है, उसमें ब्रेक 2014 के बाद लग गई। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर के जो भी इंस्टीट्यूशंस ने सरकार की पॉलिसी का विरोध किया, उस इंस्टीट्यूशंस के हर चीफ को, जो चेयरमैन हो, डायरेक्टर हो, बदल दिया गया। 16 बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हो, प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, चीफ के तौर पर नौकरशाह, उनको बदला गया और अपने अनुकूल चीजें करने के लिए उन पर यह दबाव बनाया गया। और इस दबाव का जीता जागता नमूना आरबीआई है। आरबीआई के जरिए जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए वह भी एक रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जलान कमेटी बनाकर उसको भी अपने अनुकूल कर लिया गया। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति थी देश के भीतर में। तो इस दौर में जो इस देश में हो रहा है, चाहे वो केरल का विस्फोट हो, चाहे जम्मू कश्मीर के भीतर होता हुआ आतंकवादी हमला हो, कैसे जानकारी आएगी खुले तौर पर? वह तो राजनीतिक चीजों में समा जाएगी। और जब सरकार ये मान ले कि हम ही हैं तो हम हैं और हम ही हैं तो भारत है, तो फिर चाहे राम मंदिर बने या धारा 370 हटे, वो काम तो मोदी ही कर सकते, और वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और ये सारी चीजें देश के लिए नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लिए। जब इस बात का जिक्र इस देश में खुले तौर पर होने लगे, तो फिर आपके हाथों में सिवाय राजनीति के कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हमने शुरू में कहा था, जब आप आसमान तले होते हैं तो आसमान को भेदने का सोच सकते हैं, लेकिन भेदना मुश्किल होता है। और जब आप राजनीति में, और वह भी सत्ता में होते हैं, तो जनता को समझ पाएं और जनता के साथ जुड़ पाएं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, दुष्यंत कुमार को याद कीजिए। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक तबीयत तो पत्थर, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मत फंसिए इन चीजों में, समझिए मौजूदा वक्त में देश में जो कुछ हो रहा है वो जानकारी क्यों नहीं पहुंचती है, और इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के भीतर का सामाजिक तनाव, इस देश के भीतर में परिवारों के बीच की घुटन और उनके भीतर रोजगार को लेकर उठती हुई समस्याएं, और सरकार के सिस्टम में रोजगार की परिस्थितियों को खत्म कर मुद्रा योजना सरीखे योजनाओं के जरिए पैसा बांटकर इस देश को चलाने की सोच, और कर्ज में डूबता हुआ भारत, यही है मोदी का भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।